जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता पढ़ते हैं। प्रत्यास्थता, इसे इंग्लिश में हम इलास्टिसिटी बोला जाता है। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता क्या बोला जाता है? इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है। प्रत्यास्थता क्या है? पदार्थ का वह गुण है। यह पदार्थ का एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी यानी पदार्थ का यह एक गुण है जिसके कारण इस गुण के कारण क्या होता है? वस्तु जो है उस पर लगाए गए बाह्य बल, अगर हम बाहर से कोई बल लगा रहे हैं उस वस्तु पर, तो लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार उसमें बल लगाने से उस वस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन यानी लंबाई में, क्षेत्रफल में, आयतन में जो भी उसका वृद्धि होगा यानी परिवर्तन, किसी भी प्रकार के परिवर्तन का वह विरोध करता है। क्या करता है? प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल यानी बाहरी बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन में बदलाव, जो पहले जो था और जो नया, इनके बीच में जो ये आएगा, अंतर आएगा, उसी को परिवर्तन कहा जाता है। तो परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। अगर जो बल लगाए हैं वो बल को आप वापस ले लेते हैं या हटा लेते हैं तो पूर्व अवस्था जैसे पहले अवस्था था उस अवस्था में वो आ जाती है। अर्थात परिभाषा क्या हुआ इसका? प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी का प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु जो है उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। प्रत्यास्थता क्या हुआ? प्रत्यास्थता मान लीजिए ये एक मार्कर है। प्रत्यास्थता इसका पदार्थ का वह भौतिक गुण है जो इस पर लगाए गए बाह्य बल यानी बाहरी बल से अगर हम लगाते हैं तो लगाने के बाद अगर इसका लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में जो भी वृद्धि हो रही है क्षेत्रफल या आयतन में, वह वृद्धि कब तक हो रही है? जब तक आप बल लगाए हुए हैं। बल लगाए हुए हैं तो वृद्धि हुई है और उस बल का वो विरोध भी करता है, वो वृद्धि का विरोध भी करता है। और जैसे ही अपना बल आपको हटा देते हैं और पूर्वावस्था को वह धारण कर लेता है, पूर्वावस्था में वह आ जाता है, उसे ही हम प्रत्यावस्था या इलास्टिसिटी कहते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा क्या है? प्रत्यास्थता का एक सीमा होता है यानी इलास्टिक लिमिट होता है उसका एक। प्रत्यास्थता की सीमा विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स जो है, डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल के परिमाण, विरूपक बल का परिमाण जो हुआ डिफॉर्मिंग फोर्स का परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है। मान लीजिए हर चीज़ का एक लिमिट होता है। अगर आप इसमें बल लगाकर खींच रहे हैं, इसका लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में जो वृद्धि हो रही है उसका भी एक सीमा है। अगर उससे ज़्यादा अगर बल लगाते हैं तो वो क्या होता है? वस्तु टूट जाती है। यानी विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर, उससे कम बल लगाए हैं तो पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है। यानी वह उससे अपने अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर रहा है। ठीक है। तथा जिससे अधिक बल लगाने पर, अगर उससे ज़्यादा फोर्स लगा दिए, बल लगा दिए, अधिक लगाने पर पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। यानी अब इसमें वृद्धि करने का जो गुण है, चाहे कम होने का वह गुण अब समाप्त हो जाता है। तो प्रत्यास्थता की वह सीमा कहलाती है। प्रत्यास्थता की वह सीमा यानी इलास्टिक लिमिट कहलाती है। जैसे मान लीजिए यह एक स्प्रिंग है, मान लीजिए ये एक स्टील का स्प्रिंग है। यह इसकी एक पहले दो कंडीशन है, पहले पूर्व अवस्था है, ये नया अवस्था है। पूर्व अवस्था और नया अवस्था। तो ये जो स्प्रिंग है इसकी लंबाई होगी कुछ, मान लेते हैं इसका लंबाई L1 है। ये स्प्रिंग की लंबाई कितना है? L1 है इसकी लंबाई। अब मान लीजिए इस पर कोई बल लगाते हैं, नीचे कुछ भार रख दिए यानी बल लगाए, हाथ से खींच लिए, किसी भी माध्यम से इस पर यदि बल लगाते हैं तो क्या होता है? देखिए इसका लंबाई में वृद्धि हो गया। ये जितना बड़ा स्प्रिंग था इससे ये बड़ा हो गया। बड़ा होने से क्या हो गया? पहले इसका प्रारंभिक लंबाई था L1, अब इसका हो गया, क्या हो गया है? L2 हो गया, यानी लंबाई पहले से बढ़ गया। ठीक है ना। तो ये बढ़ने का ये विरोध करता है, तो ये बढ़ने का, लंबाई का विरोध करने वाला गुण जो होता है वो प्रत्यास्थता कहलाएगा। लेकिन अब देखिए क्या होगा इसके अंदर, L1 और L2 की लंबाई में अंतर आ गया। मान लीजिए ये इतना जो है सामान्य जो है L में इसका लंबाई में वृद्धि हुआ है। कैसे पता चलेगा? L2 में से L घटा देंगे तो ये जो वृद्धि वाला लंबाई है वो हमको प्राप्त होता है। तो इस तरह से, लेकिन अब एक सीमा तक है, इसका भी एक सीमा है इलास्टिक लिमिट का। अगर आप बहुत ज़्यादा बल लगाएंगे तो ये अपना जो गुण है इसका, ये प्रत्यास्थता का जो गुण है वो समाप्त हो जाएगा और ये अपना टूट सकता है। इसलिए इसका एक लिमिट होता है, उतने लिमिट तक आप बल लगा सकते हैं।
अगला देखिए इसमें क्या टर्म आता है, विकृति, जिसको हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। विकृति क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या कह रहा है हमको, विकृति को स्ट्रेन बोलते हैं। विकृति कह रहा है हमको कि किसी तार पर विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स जो हम लगाए हैं, जिसके कारण ये लंबाई में वृद्धि हुआ, ठीक है। विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई एल में वृद्धि होती है। मान लीजिए ये इसका एल लंबाई था, इस लंबाई में वृद्धि हुआ, L2 हो गया, तो क्या हो गया, तो इसका माने एल जो है यानी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वो स्मॉल एल है। लंबाई में परिवर्तन को स्मॉल एल कहते हैं बटा प्रारंभिक लंबाई है, यानी कैपिटल एल में जो लिखा हुआ प्रारंभिक लंबाई है, और यहाँ पर जो स्मॉल एल में लिखा हुआ है वो उसका लंबाई में वृद्धि है। लंबाई में वृद्धि कैसे होगी, L2 में से L1 घटाएंगे तो ये स्मॉल एल हमको प्राप्त होगा। L2 ये चूंकि लंबाई में वृद्धि है, जो नया जो लंबाई हुआ बल लगाने के बाद जो लंबाई हुआ L2 है, पहले का जो था लंबाई था L1 था। L2 में से L1 घटाए हैं तो ये जो हुआ स्मॉल एल हुआ, यानी ये क्या है, लंबाई में वृद्धि है बटा वह प्रारंभिक लंबाई। इसका जो अनुपात होता है वही इसको विकृति होता है। तो चूंकि दोनों का अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि लंबाई कट जाएगा, इसका मात्रक नहीं बनेगा, ठीक है। तो विकृति कोई मात्रक नहीं होती है। इसका परिभाषा सिर्फ यही है कि किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर, अगर आप बल लगा रहे हैं किसी तार पर, तो क्या होगा, उसको प्रारंभिक लंबाई जो है लंबाई एल में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि होती है तो जो आपका लंबाई में परिवर्तन जो परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई को विकृति यानी स्ट्रेन हम कहते हैं। अब देखिए प्रतिबल को इंग्लिश में हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। प्रतिबल क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस प्रतिबल क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। जिस तरह से दाब का परिभाषा होता है उस तरह से इधर भी आपको परिभाषा निकल कर आ रहा है प्रतिबल, स्ट्रेस, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल या स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो अब इससे अगला क्या एक नियम निकल कर आता है, इसमें इलास्टिसिटी में एक नियम भी बन जाता है, नियम आता है हुक का नियम, यानी हुक्स लॉ आता है। इसमें क्या आता है, हुक का नियम आता है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति जो हो रहा है, इसमें जो विकृति हुआ ना, इसका प्रारंभिक लंबाई था, ये लंबाई जो बढ़ गया तो इतना जो ये जो वृद्धि हुआ, इसका विकृति हुआ, जो लंबाई में उत्पन्न विकृति, उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी आप जो इस पर फोर्स लगाया गया, जो ये वेट के कारण इसका जो फोर्स बना, ये फोर्स कितना होगा, इसमें जो विकृति होगी यानी लंबाई में जो वृद्धि होगी, इतना ही ना फोर्स लगेगा। इसमें कोई वस्तु का है, अगर आप खींच रहे हैं तो खींचने ये नहीं, अगर खींचना एक कारण है, यानी इसके जो बल आप लगाए इस पर, वो बल लगाना कारण हो, जिसके कारण इसका लंबाई में वृद्धि हुआ। तो बल का जो सीधा समानुपाती होता है उसके वृद्धि, लंबाई में वृद्धि हो, क्षेत्रफल में वृद्धि हो, आयतन में वृद्धि हो, किसी भी चीज़ों में जो वृद्धि हो रही है वो आपका बल के समानुपाती होता है। जितना बल आप लगाए हैं उतना ही वो वृद्धि होगा। अगर बल ज़्यादा होगा तो वृद्धि भी ज़्यादा होगा, कम बल लगाएंगे तो कम वृद्धि होगा। अर्थात जो है हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक का नियम कहता है कि प्रत्यास्थता की सीमा में, उस सीमा में ही होना चाहिए, यानी चूंकि सीमा है कि इससे ज़्यादा लगा कि जब टूट ना जाए, ऐसे टूटने वाला सीमा नहीं, टूटने के पहले जो ये है उसको यहाँ बताया जा रहा है। यानी प्रत्यास्थता की सीमा में ही रहना चाहिए, इलास्टिक लिमिट में ही रहना चाहिए। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न जो विकृति हो रहा है, विकृति क्या है, विकृति हम लोग पढ़ लिए हैं कि लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई को विकृति कहते हैं। उत्पन्न विकृति, उस पर लगाए गए प्रतिबल, यानी जो प्रतिबल क्या है, प्रतिबल है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। ये दोनों आपस में क्या होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल और आपका प्रतिबल समानुपाती विकृति, प्रतिबल समानुपाती विकृति या प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, दोनों ही बात आप बोल सकते हैं। यानी इसका निकल कर क्या आया, और इसको हम लिख सकते हैं प्रतिबल हो गया बटा विकृति होगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट आपको देना होगा। कांस्टेंट का नाम क्या है, ई। प्रतिबल बटा ये विकृति इधर नीचे चलाया है, तो प्रतिबल बटा विकृति हो गया, यहाँ पर बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, एक नियंतांक हो गया। एक नियंतांक को कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग, ये मेरा एक नियंतांक हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता का गुणांक भी कहते हैं, प्रत्यास्थता का गुणांक भी कहा जाता है। प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो नियंतांक है। प्रत्यास्थता गुणांक कौन है, नियंतांक है। तो प्रत्यास्थता का गुणांक बराबर क्या हो गया, प्रतिबल बटा विकृति। अब देखिए प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान जो होता है, ई का मान, प्रत्यास्थता गुणांक का मान जो है
ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए एक ही जैसा मान इसका नहीं आएगा, जैसा पदार्थ रहता है उस तरह से उसका मान भी अलग अलग होता है, प्रत्यस्थता का मान अलग अलग होता है जिसका। और एसआई जो मात्रक है, एसआई मात्रक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चूंकि विकृति का तो कोई मात्रक ही नहीं होता है और प्रतिबल का जो मात्रक है बल बटा क्षेत्रफल जैसे होता है उसी तरह से है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है प्रतिबल का मात्रक होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे पास्कल भी कह सकते हैं, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं, जिसे पास्कल भी कहते हैं। इस प्रकार से देखिए इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। प्रत्यस्थता हम लोग पढ़े, प्रत्यस्थता क्या है, ये एक वस्तु है, इस पर आप कहीं से बाहर से बल लगाए तो क्या हुआ, इसका लंबाई में वृद्धि हो सकता है, इसका क्षेत्रफल में वृद्धि हो सकता है और इसके आयतन में वृद्धि हो सकता है। तो ये जो वृद्धि हो रहा है इसका वो विरोध करता है, क्योंकि ये भौतिक गुण है, चाहे कि विरोध भी करता है और प्लस में इसका ये भी होता है कि एक सीमा तक ये बढ़ सकता है, उस सीमा के बाद वो नहीं बढ़ सकता है। तो वहाँ पर उसको जिस सीमा तक वो बढ़ सकता है उसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इससे यानी उससे कम बल लगाने से ही वो रुका रहेगा, उससे अधिक बल लगा देते सीमा से तो टूट जाएगा और वो अपना वही गुण को खो देगा। इसलिए जो ये बाह्य बल लगा इस पर, जो इस वस्तु पर बाह्य बल लगाकर इसका जो लंबाई क्षेत्रफल और आयतन में जो वृद्धि की है उसको उस मतलब वृद्धि का वो विरोध करने का जो गुण होता है वो प्रत्यस्थता कहलाता है। ठीक है, और प्रत्यस्थता का सीमा है कि एक सीमा तक ही आप उसको खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खींच सकते हैं, उसको प्रत्यस्थता का सीमा है। अब विकृति क्या है, अगर आप इस वस्तु को हम खींच रहे हैं इसका जो लंबाई में वृद्धि हो रहा है, लंबाई में वृद्धि कैसे होगा, इसका जो पहले वाला जो लंबाई है और नया लंबाई, ये दोनों नया लंबाई जो चूंकि बढ़ गया है लंबाई, नया लंबाई में से प्रारंभिक लंबाई को घटाएंगे तो उसके लंबाई में जो वृद्धि हुआ, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जबकि प्रतिबल क्या है कि प्रतिबल आपका प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल है। इस क्षेत्रफल पर जो लगाया गया बल है वही हमारा प्रतिबल होता है। और ये दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के सीधा समानुपाती होते हैं, क्योंकि ये जो बल लगा इस बल के कारण ही विकृति हुआ, यही हुक्स लॉ कहलाता है। हुक का नियम यही कहलाता है। हुक का नियम क्या है, प्रतिबल और विकृति का समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, यही हुक का नियम है। और इसका ऐसा ही मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बस यही प्रत्यवस्था गुणांक में कुछ टर्म को हम लोग समझे, सीखे और इसको विस्तार पूर्वक पढ़े। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए। धन्यवाद।